20 वर्ष बाद गिरीश अपनी पुश्तैनी हवेली में वापस लौट रहा था। वह अपनी बेटी की जिद पर यहाँ समर वेकेशन पर आ रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी लूसी भी थी, जो कि कनाडा की थी, और उसका गहरा मित्र सुरेश भी उन लोगों के साथ था। गिरीश ने हवेली की बेल बजाई कि तभी शंभू काका ने दरवाज़ा खोला। अरे मालिक, आप आइए ना अंदर। जैसे ही सब अंदर पहुंचे तो गिरीश ने शंभू काका को बेटी के पास खड़ा हुआ देख मुस्कुराकर बोला, शंभू काका, बेटी तो आपसे बहुत जल्दी हिल मिल गई है। हाँ, देखो ना कैसे शंभू काका के पास खड़ी हुई है। जी गिरीश बाबू, आप सबका मैंने सामान कमरे में रख दिया है। आप हाथ पैर धोकर पेटक में आ जाइए, खाना शंभू काका, आपने बेटी को उस प्लेसमेंट और बरगद के पेड़ के पास जाने से मना कर दिया है ना? जी गिरीश बाबू। शंभू काका, आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती है? आप इतना सारा काम करते हो अकेले, कोई और रख लीजिए अपनी हेल्प के लिए। साहब, कोई भी तैयार नहीं है इस हवेली में काम करने के लिए। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, दिन भर काम करते हैं और रात को ही भाग जाते हैं। कहते हैं कि उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है सामने वाले बरगद के पेड़ से। क्या बकवास है, आप भी ऐसी बातें करते हो? देखिए बेटी की तरफ कितना डर गई है आपकी इन बकवास बातों से। माफ़ी चाहूँगा मालिक, जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने आपको बोल दिया। खाना खाकर सब बाहर आ गए। मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा था कि तभी रूही ने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पापा, उस पेड़ पर भूत है क्या? पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं बेटा, वहाँ कोई नहीं रहता है। पर शंभू काका तो बोल रहे थे वहाँ चुड़ैल रहती है। अरे वो तो आप सबको डराने के लिए कह रहे थे। वहाँ चुड़ैल नहीं, जंगली जानवर रहते हैं। आपने देखा है ना, यहाँ पास में जंगल है, कोई गांव नहीं है। दरअसल उस हवेली के आसपास कोई घर नहीं था, बस जंगल के सिवाय। रात हो चुकी थी और सभी आराम से सो रहे थे। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। गिरीश के कानों में एक अजीब सी आवाज़ ने उसकी आँख खोल दी और गिरीश ने पलट कर देखा तो लूसी सो रही थी। गिरीश को महसूस होता है कोई उसके हवेली के बगीचे में है। तभी वह अपनी रूम की खिड़की खोलकर देखता है, पर उसे बगीचे में कोई दिखाई नहीं देता और वह खिड़की बंद कर देता है। गिरीश की नज़र उस बरगद के पेड़ पे जाती है जो काफ़ी भयानक लग रहा था कि तभी गिरीश को किसी के चीखने की आवाज़ आती है और वो काफ़ी डर से सारा बदन गिरीश का काँप रहा था। गिरीश उस आवाज़ को तुरंत पहचान गया था। उस आवाज़ में काफ़ी दर्द और दहशत उसे साफ साफ महसूस हो रही थी। उसे डर था कि ये आवाज़ उसकी मौत का सबब न बन जाए। इन्हीं आवाज़ों से तो दूर उसे कनाडा जाना पड़ा था और इसी तरह करवटें बदलते हुए गिरीश की रात कट जाती है। सुबह जब गिरीश की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने अपने रूम की खिड़की से बाहर उस बरगद के पेड़ को देखा। पेड़ रात को जितना भयानक लग रहा था उतना ही अच्छा सुबह दिख रहा था। गिरीश के दिमाग में रात वाली घटना घूम रही थी। वह परेशान था कि कहीं रात वाली घटना का उसके अतीत से कोई संबंध तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वह अपनी और अपने परिवार की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। वह आज ही इस हवेली को छोड़कर वापस कनाडा चला जाएगा। ऐसा निर्णय लेकर वह अपने रूम से बाहर आ गया। गिरीश बाहर आया और बोला, शंभू काका, आप सारा सामान वापस कार में रखिए, हम वापस जा रहे हैं। कुछ दिन हम अपने ग्वालियर वाले घर में रहेंगे और फिर कनाडा जाएंगे। हमें यहाँ नहीं रुकना है। मुझे तो कुछ गलत होने की आशंका लग रही है, कहीं वो वापस ना आ जाए। लूसी, रूबी तुम्हारे पास है क्या? चलो, हमें ग्वालियर के लिए अभी निकलना है। नहीं, मेरे पास नहीं है रूबी। क्या?
सब यहीं खड़े हैं तो रूबी कहाँ है? शंभू काका, उसे बुला कर लेकर आओ। कहना हमें अभी निकलना है। देखना कहीं वो उस पुराने वाले बरगद के पेड़ के पास तो नहीं है। जी बाबूजी। वास्तव में रूबी खेलते खेलते बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी थी। वह अपने खेल में इतनी मगन थी कि तभी एक हल्की सी आवाज ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया। रूबी बेटा। रूबी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक औरत खड़ी थी। आप कौन है आंटी? मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने दूंगी। आप वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ आंटी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखो। ओह माय गॉड, किसने किया ऐसा? आपके हाथों से तो खून निकल रहा है। इतना कहते हुए रूबी उस औरत के पास पहुंच गई। ये सब मेरे पति ने किया है। वो मेरे हाथ बांध गए हैं। क्या तुम मेरे हाथ खोल दोगी? हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए, अभी खोल देती हूँ। तभी पीछे से सुरेश और शंभू काका की आवाज सुनाई दी, जो कि रूबी को बुला रहे थे। मुझे सुरेश अंकल बुला रहे हैं। बुलाने दो, तुम मेरे हाथ खोल दो ना। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हाथ खोलने के बाद तुम चली जाना। ओके आंटी। तभी रूबी के पास आकर शंभू काका ने कहा, यहाँ क्या कर रही हो? तुमको वहाँ सब ढूंढ रहे हैं। यहाँ आने के लिए मना किया था ना आपसे, फिर भी चली आई। वो आंटी ने मना किया था बोलने को। इतना कहकर जैसे ही रूबी ने पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है सिवाय उसके हाथ में कलावे के, जिससे उस औरत के हाथ बंधे थे। कौन आंटी? कैसी आंटी? यहाँ तो कोई नहीं है। और ये कलावा तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ, ये कलावा उन्हीं के हाथ में था जिससे वो बंधी हुई थी और खून भी निकल रहा था। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या ये सब क्या अनर्थ कर दिया तुमने? भागो यहाँ से। शंभू काका रूबी का हाथ पकड़कर हवेली के ओर दौड़ पड़े। गिरीश बाबू, अनर्थ हो गया। क्यों? क्या हुआ? आपकी बेटी ने उस पुराने वाले बरगद की चुड़ैल को आजाद कर दिया है। क्या? व्हाट? कौन बरगद वाली चुड़ैल? पहले तुम जल्दी से निकलो और कार में बैठो, सब पता चल जाएगा तुमको। ओके सुरेश यार, जल्दी चलना, कार में बैठ। सुरेश मेरे भाई, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ओके लेट्स गो, चलो जल्दी। और सब हवेली के बाहर चले जाते हैं। सब दौड़कर कार के पास पहुंचे तो दंग रह गए, क्योंकि कार के चारों टायर पंचर हो गए थे, जो कुछ देर पहले बिल्कुल सही थे। सबका डर से बुरा हाल हो रहा था। अचानक से हवेली के अंदर से शंभू काका की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर उनके पास पहुंच गए। सब हवेली के अंदर पहुंचे तो देखा कि जमीन पे शंभू काका पड़े हुए हैं और तड़प रहे हैं और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी गिरीश दौड़ता हुआ शंभू काका के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। शंभू काका के चेहरे पर नाखूनों के निशान बने हुए थे, जिससे खून बह रहा था, जो काफी खौफनाक लग रहा था। उससे भी भयंकर शंभू काका द्वारा गिरीश को बताई गई बात थी, जिसने गिरीश को एक खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तुम्हारी बेटी ने उसे गलती से आज़ाद कर दिया है और वह वापस लौट आई है अपना बदला लेने के लिए। अब वह अपने द्वारा कही गई हर बात को सही करेगी। वह अभी भी यहीं कहीं आसपास है। इतना कहकर शंभू काका ने दम तोड़ दिया। सभी इस हादसे को देखकर बहुत डर गए थे। गिरीश अपनी फैमिली के साथ उस हवेली में अब फंस चुका था। क्या गिरीश अपनी फैमिली को बचा पाएगा? दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और देखिए भाग 2।
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।